डियर स्टूडेंट, एसएससी क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक लेके आए हैं विलेयता। बहुत सिंपल है ना, और पेपर में भी आती है। चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग सोच रहे होंगे सभी इंपॉर्टेंट बताते हैं, तो ये चैप्टर है और इसका अगला चैप्टर है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, उसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो विलेयता क्या है? तो विलेयता को समझने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा आपको संतृप्त विलयन, जो हमने वीडियो फर्स्ट में आपको बताया था। संतृप्त विलयन क्या होता है? तो यदि हम 100 ग्राम विलायक लें, कितना लें? 100 ग्राम विलायक सॉल्वेंट, विलायक के रूप में आप निश्चित तौर पर जल ले सकते हैं, ठीक है। तो 100 ग्राम विलायक लिया आपने, अब इसमें कोई भी विलेय आपने डालना शुरू किया। विलेय के रूप में शक्कर हो सकती है, ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है। तो अब आपने मान लो यहां पर यूरिया घोलना शुरू किया। हमें विलयन बनाना है संतृप्त विलयन, तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम एक अंदाजा लगा लेंगे कि 100 ग्राम जल में कितना यूरिया घुल जाएगा लगभग। जैसे हमने अंदाजा लगा लिया कि पहले हम 10 ग्राम यूरिया घोलेंगे तो पूरी तरह से घुल जाएगा। इसलिए हम क्या कहते? एक ग्लास रॉड लेते हिलाने के लिए, है ना, चम्मच भी ले सकते, उससे हम विलयन को बनाना शुरू करते। अब 10 ग्राम के बाद फिर हमने क्या किया? 1 ग्राम यूरिया फिर से डिजोल्व किया, 1 ग्राम यूरिया फिर डिजोल्व किया, फिर 1 ग्राम यूरिया डिजोल्व किया। ऐसे ऐसे डिजोल्व करते गए, वो जो ग्लास रॉड है इससे विलयन को, सॉल्यूशन को हिलाते गए। तो जिससे क्या होगा? पानी में यूरिया अच्छी तरह से घुलता चला जाएगा। और घोलते घोलते आप इतना कहते कहते आप कहां पर पहुंचे? 18 ग्राम पर पहुंच गए या 20 ग्राम पर, मान लो 20 ग्राम पर पहुंच गए आप। 20 ग्राम यूरिया घोल चुके। इसके बाद आप 1 ग्राम फिर तोलेंगे, उसमें 1 ग्राम फिर डालेंगे। तो अब 20 प्लस कितना हो गया? 20 प्लस हो गया 1 ग्राम, तो कितना होगा? 21 ग्राम, ठीक है। जहां से आपने 21 का 1 ग्राम घोला तो आपने देखा कि यूरिया के पार्टिकल नीचे बैठना शुरू हो गए। इसका मतलब हुआ कि जो लास्ट का 1 ग्राम था ये इसने घुलना बंद कर दिया, ये घुला नहीं। तो घुला कितना अमाउंट है? टोटल 20 ग्राम हम घुला है ना। तो 20 ग्राम घुलने के बाद फिर अब आप 1 ग्राम डाल रहे हैं, तो वो बॉटम में माने बर्तन की तली में बैठना शुरू हो गया। तो यहां पर हम कहेंगे कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम यूरिया जब घुल जाता है तो कैसा विलयन बनता है? तो संतृप्त विलयन बनता है। आपको यह ध्यान देना है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां पर गौर करने वाली बात फिर बता रहे हैं हम आपको कि 1 ग्राम से लेके 19.9 ग्राम तक जब आप विलेय को घोलेंगे तो वो विलयन होगा आपका असंतृप्त विलयन, क्योंकि उसमें विलेय की और अधिक मात्रा आप घोल सकते। लेकिन जहां से आप 20 ग्राम घोलेंगे तो फिर विलेय की और अधिक मात्रा को आप नहीं घोल सकते। तो यहां पर जो 20 ग्राम यूरिया आपने घोला है, ये यूरिया हो गया क्या? विलेय। अब एक बात और ध्यान देनी है कि यदि हम तापमान बढ़ा दें, टेम्परेचर को क्या कह दें? इंक्रीज कर दें, तो यूरिया की और अधिक मात्रा घुल जाएगी। तो हमें तापमान क्या करना है? स्थिर या निश्चित। हम कमरे का ताप ले सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और ज्यादा तापमान भी ले सकते हैं। तो एक दिए गए या किसी निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में विलेय की ग्रामों में मात्रा, घोली गई विलेय की ग्रामों में मात्रा, जिससे कैसा विलयन तैयार हो जाए? संतृप्त विलयन तैयार हो जाए। क्या कहलाती है? उस विलेय की विलेयता कहलाती है। यहां पर आपने 20 ग्राम विलेय माने 20 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर घोला है, तो यहां पर यूरिया की जो विलेयता है वो 20 ग्राम है। ये ध्यान देना है। हर विलेय की विलेयता अलग अलग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विलेयता होती है वो विलेय की प्रकृति माने नेचर ऑफ सॉल्यूट पर निर्भर करती है। हो सकता है कि यूरिया आप 20 ग्राम घोल पाए, इसमें आप नमक घोलते तो नमक हो सकता है कि 35 ग्राम घुल जाता है। वो कौन सा विलयन बनता? कौन सा विलयन बनता? संतृप्त विलयन बनता। तो यहां पर हम देखेंगे कि अलग अलग विलेय की विलेयता भी अलग अलग होती है। तो परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे कि स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में, स्थिर या निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय की घोली गई ग्रामों में मात्रा, जिससे कि एक संतृप्त विलयन तैयार हो जाए, क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। हम आपको डेफिनेशन लिख के बता रहे हैं, तो आप इसकी शॉर्ट ले लेना। तो सबसे सिंपल है अब आपकी परिभाषा, ठीक है। तो बताया था हमने आपको, स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम पानी ले लेंगे हम एक फ्लास्क में, है ना, में घोली गई विलेय की ग्राम मात्रा, जितने ग्राम आप विलेय को घोल रहे हैं। कब तक घोलना है आपको? जब तक कि संतृप्त विलयन तैयार ना हो जाए, जिससे कि संतृप्त विलयन सैचुरेटेड विलयन प्राप्त हो।
विलेयता कहलाती है। तो विलेयता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम देखो बेटा 100 ग्राम विलायक में बना रहे थे, आपने मूलतः की परिभाषा पढ़ी थी प्रति लीटर बिलियन में या प्रति 1000 ml बिलियन में, तो हम 1000 से इंटू कर देते थे। यहाँ प्रति 100 कर रहे हैं तो 100 में हो जाएगा। ठीक है, विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा विलायक की मात्रा, तो जितने विलेय की ग्रामों में मात्रा घोलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, विलेयता कहेंगे। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अब इसकी बात है अपना विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, है ना, ये आपको ध्यान देना है। विलेयता क्या है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलेयता के लिए प्रभावित करने वाले कारक में पहला है विलायक की प्रकृति। ठीक है, तो आपको इसमें सीधा आपको लिख देना है विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति। तो सभी जानते हैं, इसमें आपको बड़ा करके नहीं लिखना है क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन आना है, आपको समझना है तो आप डिटेल समझ सकते हैं, नहीं तो आंसर आपका इतना ही रहेगा 3 नंबर में। विलायक की प्रकृति है माना नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो आप जानते हैं कि जल कैसा है, ध्रुवीय विलायक है ना, और जल सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जल में हर चीज घुल जाती है। तो जल में ध्रुवीय विलायक है माना इसका मतलब ये है कि जल में का जो मॉलिक्यूल होता है वो पोलर होता है, माना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव। तो ऐसे विलायक में जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो शीघ्रता से विलेय होते हैं। शीघ्रता से विलेय माने कौन सी आयनिक यौगिक, लाइक NaCl पढ़े होंगे आपने, KCl 11 में पढ़े होंगे। जिन यौगिकों में आयनिक बंध होता है उन्हें कहते हैं आयनिक यौगिक। तो ध्रुवीय विलायकों में NaCl KCl जैसे यौगिक विलेय होते, आयनिक यौगिक विलेय होते। और जल में बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म ये कैसे होते, अविलेय, क्योंकि ये विलेय कैसे हैं, सहसंयोजी है ना। बेंजीन होगा, क्लोरोफॉर्म होगा, कार्बन डाई, ये सभी यौगिक कैसे होते हैं, सहसंयोजी। सहसंयोजी में सहसंयोजी विलेय होते, ये ध्यान देना है। दूसरा है विलेय की प्रकृति, हमने बताया है आपको। तो विलेय की प्रकृति हमें मालूम है, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में शीघ्रता से विलेय हो जाते हैं, जैसे NaCl KCl है ना। वो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, जल में अविलेय या आंशिक विलेय होते हैं। तो विलेय की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि आप किसको घोल रहे हैं, है ना। जैसे अगर आयनिक यौगिक की बात करें तो NaCl ज़्यादा घुल जाएगा पानी में, है ना। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज भी ज़्यादा घुलेगा, लेकिन NaCl की तुलना में थोड़ा कम घुलेगा। तीसरा है अपना विलायक की प्रकृति हो गई, विलेय की प्रकृति। तीसरा है आपका तापमान। ठीक है, तो तापमान निर्भर करता है, वैसे अधिकतर देखा गया है कि तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है तापमान कब करने पर विलेयता बढ़ जाती, तो वो डिपेंड करता है किस पर, कि जब आप विलेय और विलायक को मिला रहे हैं तो विलेय और विलायक के मिलाने से यदि ऊष्मा में परिवर्तन होता है ना। ऊष्मा में परिवर्तन माने कई बार ऐसा होता है कि विलेय और विलायक को आपस में मिलाएं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है ना। जैसे हमने बताया पानी में बिना बुझा चूना मिलाएं, हालांकि ये बना हुआ विलयन 7 विलयन नहीं होगा, हम तो उदाहरण बता रहे हैं। तो पानी में आप बिना बुझा चूना मिलाएंगे तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी, और ऐसे में अगर आप पानी को और गर्म कर दें, है ना, तो क्या होगा, तो चूने की विलेयता कम हो जाएगी। ठंडे पानी में चूना शीघ्रता से विलेय हो जाएगा, गर्म पानी में स्लो या धीमे धीमे विलेय होगा। इसी बात का उपयोग करते हैं जब चूना को बुझाते हैं दिवाली पे, तो क्या कहते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी लेते हैं, गुनगुने पानी में चूने को बुझाते हैं ताकि शीघ्रता से क्रिया ना हो पाए। क्योंकि अगर शीघ्रता से क्रिया हो गई तो जिस बर्तन में आपने चूने को बुझाया है तो इतनी हीट निकलती कि उस बर्तन के फटने का डर होता है। तो ये हो गया क्या, तापमान। और बेसिकली अधिकतर अगर आप शक्कर घोलें, ग्लूकोज घोलें तो इनमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यदि आप गर्म पानी में घोलेंगे तो इन विलेय की विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। अब अगर विलायक में आप विलेय घोल रहे हैं और विलेय कैसा है, ठोस है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ठोस विलेय जब विलायक में घुलता है तो उस पर ताप का प्रभाव तो पड़ता है लेकिन दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यदि विलेय के रूप में क्या हो, गैस हो, क्या हो, गैस, तो दाब का प्रभाव किस पे पड़ता है, गैस पे पड़ता है। यदि आप दाब बढ़ा दें, है ना, तो गैस की विलेयता बढ़ जाती है। हमने आपको उदाहरण बता रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक में सोडा वाटर होता है तो उसमें कौन सी गैस घुली होती है, CO2 घुली होती है। तो जब तक कोल्ड ड्रिंक में कैप लगा होता तब तक CO2 की विलेयता
कोल्ड ड्रिंक में अधिक होती है, और जहां से आप कैप बाहर निकालते तो CO2 की विलेयता कम हो जाती है, इससे CO2 बुलबुलों के रूप में, बबल्स के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो ध्यान देना है, तापमान का प्रभाव तो दोनों में पड़ेगा, गैस पर ही पड़ेगा, ठोस पर। लेकिन दाब का प्रभाव, ठोस, यदि आप द्रव में ठोस मिला रहे हैं, जैसे शक्कर को पानी में घोल रहे हैं, है ना, ग्लूकोज को पानी में घोल रहे हैं, तो उस तंत्र पर या उस विलयन के बनाने में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप पानी में यानी विलायक में कोई गैस घोल रहे हैं, जैसे CO2, O2, N2, तो इन गैसों पर दाब का प्रभाव पड़ेगा। आगे हम पढ़ रहे हैं नियम, हेनरी का नियम। हेनरी ने बताया कि जैसे जैसे आप गैस का दाब बढ़ाएंगे तो विलायक में माने पानी में विलेय गैस की मात्रा घुलती चली जाएगी। जैसे एक वायुमंडल दाब पर पानी में CO2 की मात्रा 2 ग्राम घुली है, तो 2 वायुमंडल दाब पर 4 ग्राम हो जाएगी। जैसे जैसे आप पानी के ऊपर गैस का दाब बढ़ाएंगे, है ना, विलेयता बढ़ती जाएगी। तो ये आपका इतना सा आंसर हो गया, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ बता रहे हैं आपको हेनरी का नियम। कौन सा नियम? हेनरी का नियम। तो अब इसके बाद आता है हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम को हिंदी में क्या बोलेंगे? हेन माने मुर्गी, री का नियम, मुर्गी री का नियम ही बोल सकते है ना। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम क्या है? मजा कर रहा था मैं। हेनरी का नियम को हेनरी का नियम बोलते हैं। तो हेनरी का नियम है, स्थिर तापमान पर किसी विलायक की निश्चित आयतन में विलेय गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। माने अगर आपने विलायक लिया, समझना ठीक है, ऐसे आपने पानी लिया, ठीक है, इस पानी को आपने ऊपर से कवर कर दिया, इस बर्तन के ऊपर आपने क्या लगाया? पिस्टन लगाया, और यहाँ पर पहले से क्या भर दी? गैसें भर दी। तो अब मान ला कि विलायक ये है, विलायक के रूप में पानी है, तो अब जैसे जैसे गैस का दाब इंक्रीज करते जाएंगे, माने प्रेशर को आप बढ़ाते जाएंगे, तो विलेय गैस की मात्रा भी ज़्यादा मात्रा में घुलती जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे विलेय गैस की मात्रा बढ़ेगी। तो यही क्या कहता है? हेनरी का नियम कहता है। तो फिर सुन लें आप, स्थिर तापमान, तापमान कैसा हो? स्थिर। क्यों? क्योंकि तापमान कम या अधिक होने से विलेयता का मान भी कम या अधिक हो जाता है। स्थिर तापमान पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस की मात्रा को हमने प्रदर्शित किया, मान लो m से, विलेय गैस की मात्रा m गैस के दाब P के समानुपाती होती है। तो हेनरी का नियम कहता है m समानुपाती P, माने m क्या है? विलेय गैस की मात्रा है, P क्या है? दाब। तो इसका मतलब ये हुआ कि दाब को अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो विलेय गैस की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आप उसको बराबर में ले आएंगे, इक्वल में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? m = Kp। कई बुक वाले KHP बोल देते, आपको जो लिखना हो, हम तो Kp लिखते हैं, है ना। तो m = Kp, जहाँ Kp एक स्थिरांक है, जिसे हेनरी का स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक कहते हैं। और यहाँ पर H लगा देते तो हेनरी कांस्टेंट के नाम से वो फेमस हो गया है। नहीं तो K भी लिख देते, कई बुक वाले K लिख देते। तो आपको जैसा भी लिखना हो, m = क्या हो जाएगा? Kp, जहाँ K क्या है? हेनरी स्थिरांक है। इसे पूरे को हम क्या कहते हैं? हेनरी का नियम। हेनरी के समकालीन वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने बताया था कि किसी गैस का जो आंशिक दाब है, यदि आप किसी विलायक में उसे घोल रहे हैं, जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप अधिक दाब चाहते हैं तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का मूल प्रभाज भी अधिक होना चाहिए। एक बात आप सीधी समझ लो, मूल प्रभाज का मतलब होता है मोलों की संख्या, माने मात्रा। यदि किसी गैस की मात्रा है तो वह मात्रा अधिक है, तो वह गैस अधिक दाब लगा देगी। तो इसका मतलब एक इसमें नियम और बन सकता है कि किसी गैस का आंशिक दाब, कौन सी गैस? जो गैस आप विलायक में घोल रहे हैं, तो किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर गैस की मूलों की संख्या ज़्यादा है, माने मूल प्रभाज ज़्यादा है, तो गैस का आंशिक वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। माना कि किसी गैस का आंशिक दाब Pa है ना, तो Pa समानुपाती बन जाएगा x से, जहाँ x से उस गैस का मूल प्रभाज है और Pa क्या है? उस गैस का आंशिक दाब है। जैसे 2 या 3 गैसें आपने एक साथ बर्तन में ली और 3-4 गैसों को आप साथ में एक साथ घोलेंगे पानी में, है ना, तो गैस का जो दाब है वो गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। जिस गैस की मात्रा ज़्यादा होगी, है ना, उस गैस का आंशिक दाब भी ज़्यादा होगा, या फिर जिस गैस का आंशिक दाब ज़्यादा होगा, घोली गई गैस की मात्रा भी ज़्यादा होगी, क्यों? x से है। तो इसका फॉर्मूला बन सकता है क्या? Pa = Kx से। ये भी हेनरी का नियम है। इस हेनरी के नियम के आधार पर पिछले साल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए थे। पुरानी बुक्स में यहाँ तक फॉर्मूला दिया गया है, जो नई बुक्स आई हैं NCERT की, उन्होंने फॉर्मूला यहाँ तक नहीं दिया है। तो जहाँ Pa गैस का आंशिक दाब है, कौन सी गैस का? जो गैस विलायक में घोली जा रही है। K हेनरी नियतांक है, तथा x से
विलायक का मूल प्रभाज है। तो यहाँ पर यदि आपको गैस का आंसर दाब दिया गया हो और हेनरी स्थिरांक का मान दिया गया हो तो आप एक से माने विलेय गैस का मूल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। और यदि विलेय गैस का मूल प्रभाज ज्ञात हो जाएगा तो विलेय के मूलों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस आधार पर ही है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि समकालीन वैज्ञानिक डाल्टन ने यह बताया कि किसी गैस का जो विलेय गैस का कोई आंशिक दाब होता है वो विलेय गैस का आंशिक दाब विलायक के विलेय गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ ए जो है वो विलायक नहीं है, घुली गई विलेय गैस का ये आंशिक दाब है और ये उसी गैस का क्या है, मूल प्रभाज है। ये ध्यान देना है आपको। तो ये समीकरण आपका यहाँ तक बन जाएगा। ये दोनों समीकरण क्या कहलाते हैं, है ना, हेनरी के नियम के समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, इस आधार पर कोई कुछ थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो अब है इसके बाद हेनरी नियम समझ में आ गया कि स्थिर तापमान पर। अच्छा, एक ध्यान और देना है आपको कि तापमान बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। ये बात भी गौर करना है। ठोस के साथ अलग होता। ठोस जैसे आप ग्लूकोज या शक्कर घुल रहे हैं तो तापमान बढ़ा देंगे, है ना, तो ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में घुल जाएगा, शक्कर ज़्यादा मात्रा में। लेकिन जल के साथ इसके गैस के साथ ऐसा नहीं होता। तापमान बढ़ाने पर गैस की विलेयता कम हो जाती है। इसलिए आप अगर बात कहें तो नदी तालाब का पानी है वो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़े तो मछलियों के लिए जो उपलब्ध ऑक्सीजन है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती। और सर्दियों में गैसें ज़्यादा मात्रा में घुल जाती हैं। किस दाब पर गैसें घुली होती वायुमंडल की, पानी में, वायुमंडल दाब पर। और धरती पर वायुमंडल दाब का मान है 1 वायुमंडल। ठीक है, तो आप जानते हैं। अब इसके बाद उसी बेस पर क्वेश्चन बनेगा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, जिन्हें हम बिल्कुल आपको दैनिक जीवन में उपयोग के द्वारा समझा देंगे। तो ये हेनरी का नियम लिखेंगे आप, है ना, ये समीकरण लिख देंगे। आप चाहें तो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बता रहे हैं हम आपको हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब इसके बाद है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो आपको बेटा अच्छी तरह समझना है कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, कई लोग इसमें उदाहरण भी लिख देते हैं कि हेनरी के नियम का उदाहरण क्या है। तो उदाहरण और अनुप्रयोग एक ऐसी चीज़ है, आप शीतल पेय के निर्माण का उदाहरण दे सकते हैं। शीतल पेय को बोलते हैं हम कोल्ड ड्रिंक। जनरली मार्केट में आती हैं पेप्सी, कोका कोला, है ना, तो उनको हम सोडा वाटर ही बोलते हैं। क्या होता है, इनको हम कार्बनीकृत पेय बोलते हैं, है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो कंपनियां क्या कहती हैं कि जो बोतल होती हैं, बोतलों में जैसे ये बोतल है ग्लास की, कांच की, तो हाई प्रेशर, ऊपर से नोजल आता है, हाई प्रेशर से CO2 इसके अंदर भेज दी जाती है, जिससे क्या होता है, वाटर में CO2 सॉल्युबल हो जाती है। और ये सब क्रिया कराई जाती है लो टेम्परेचर पर कराई जाती है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर CO2 गैस ज़्यादा विलेय होगी। कोई भी गैस होगी कम टेम्परेचर पर गैस की विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, और फिर उसमें उस ऊपर से क्या किया जाता है, कैप को उसी टाइम पर बंद कर दिया जाता है। जब आप कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन है उसको ओपन करते, है ना, तो ओपन करने से जो गैस का जो दाब है वो अपने आप क्या हो जाता है, डिक्रीज, कम हो जाता, जिससे CO2 गैस बुलबुलों के रूप में निकल जाती। लेकिन यदि आप देखें कोल्ड ड्रिंक बहुत ठंडी हो तो बबल्स यानी बुलबुले बहुत कम आते हैं। और यदि आपने बोतल को लेके ऐसा हिलाया, है ना, तो हिलाने से क्या होता है कि बोतल में जो अणु हैं गैसों के वो आपस में फ्रिक्शन करते हैं, जिससे हीट इमिट होती है और थोड़ा बहुत तापमान बढ़ जाता। तो वैसे में अगर आप उंगली हटा दें, आपने सैंपल वगैरह देखी हो फिल्मों में, तो पूरी की पूरी सैंपल बाहर निकल जाती है ना, क्योंकि विलेयता बहुत ज़्यादा घट जाती, जिससे गैस अलग हो जाती और वाटर लाइक लिक्विड अलग हो जाता। तो पहला तो आप इस उदाहरण में भी लिख सकते हैं। और अनुप्रयोग है कि शीतल पेय के निर्माण में तो आपको लिखना है कि कोल्ड ड्रिंक के बनाते समय उच्च दाब पर CO2 गैस पानी में घुली जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडा वाटर बोलते हैं। जब हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन ओपन करते हैं, तो गैस का दाब कम हो जाता है, जिससे बुलबुलों के रूप में CO2 गैस बाहर निकलने लगती है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि गैस का जितना दाब ज़्यादा रहेगा विलेयता उतनी ही ज़्यादा रहेगी। जहाँ से गैस का दाब कम हो जाएगा तो विलेयता कम हो जाएगी। दूसरा है फेफड़ों में O2 व CO2 का आदान प्रदान। तो देखो बेटा, फेफड़ों में वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो फेफड़ों में जितना जिसका दाब ज़्यादा होगा, जैसे आप जब सांस लेते हैं ऐसे होते हैं लंग्स, तो लंग्स में जब O2 अंदर जाती है तो O2 का दाब उच्च हो जाता है फेफड़ों में। यहाँ पर होती हैं क्या, एल्वेओलाई माने छोटी छोटी महीन इनसे रक्त वाहिकाएं जुड़ी होती हैं। यहाँ पर होती हैं टिश्यू सेल्स। तो सेल्स और टिश्यू में जो एल्वेओलाई होती है वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन
ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन पर लोड हो जाती है, घुलना शुरू हो जाती है, काय में, रक्त में घुलना शुरू हो जाती है। और CO2 यहाँ से CO2 को जब यहाँ आती है तो CO2 का प्रेशर कैसा होता है, कम। तो CO2 प्रेशर कम होने की वजह से CO2 बाहर निकल जाती है। जब ये रक्त यहाँ से पहुँचकर बॉडी की अदर सेल में पहुँचता है तो वहाँ सेल में क्या हो रहा होता है, श्वसन। तो वहाँ पर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम। जिससे क्या होता है, CO2 की मात्रा ज़्यादा होने से CO2 रक्त में घुल जाती है, क्योंकि अधिक दाब होने पर विलेयता बढ़ जाती है तो CO2 अधिक विलेय हो जाती है और ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाती है। तो इसलिए ऑक्सीजन अंदर ही अंदर श्वसन में उपयोग हो जाती और CO2 के जो रक्त के द्वारा पुनः कहाँ पहुँच जाती, फेफड़ों में, और फेफड़ों से CO2 बाहर निकल जाती है। हम सांस लेते हैं जब, तो ऑक्सीजन का प्रेशर फिर हाई हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन फिर से रक्त में घुल जाती। एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, जो इसका क्वेश्चन आगे भी बनता है, कैसे गोताखोरी में क्वेश्चन बनता है। तो गोताखोरी में पुराने समय में ऑक्सीजन प्लस N2 के मिश्रण का उपयोग किया जाता था, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन पड़ी है सबने 78% होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है 21%। तो एक गोताखोर क्या कहते हैं, इनको हम सी ड्राइवर बोलते हैं। तो सी ड्राइवर क्या कहते हैं, पीछे एक सिलेंडर लगाते हैं और आगे मुंह में एक मास्क लगा लेते हैं, उसके सहारे वो सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये सब गोताखोरी में अगर बहुत कम गहराई में जा रहा है तो O2 N2 के मिक्सचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑक्सीजन अंदर ही अंदर रक्त में घुलना शुरू हो जाती, जिससे श्वसन में उपयोग हो जाती। N2 अपने आप CO2 के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाती। लेकिन यदि समुद्र में बहुत गहराई में चले जाएं तो गहराई में जाने पर, समुद्र में गहराई में जाने पर जल ऊपर से दबाव लगाता है, जिससे पूरे शरीर का दाब बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो गोताखोर होते हैं जब O2 और N2 के मिश्रण का उपयोग करते हैं, समझ रहे हैं आप, तो O2 N2 के मिश्रण का उपयोग करते हैं तो O2 तो कंज्यूम हो जाती, माने O2 का तो क्या हो जाता, उपयोग हो जाता। लेकिन अधिक दाब होने की वजह से N2 ब्लड में सोल्यूबल हो जाती, माने रक्त में घुल जाती। अब सपोज दैट गोताखोर 1-2 घंटे अंदर समुद्र की गहराई में रहा, तो जितनी सिलेंडर से वो ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन तो उपयोग होती जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन गैस रक्त में घुलना शुरू हो जाएगी। जब वो समुद्र से बाहर आएगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि पानी का दाब नीचे गहराई में ज़्यादा होता है, ऊपर कैसा होता है, कम। तो जब वो समुद्र से बाहर आएगा तो दाब कम होगा, दाब कम होगा, जिससे नाइट्रोजन गैस की रक्त में विलेयता कम हो जाएगी। फलस्वरूप नाइट्रोजन पूरी त्वचा में से बुलबुलों के रूप में निकलना शुरू होगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, गोताखोर को अत्यधिक पीड़ा होगी, है ना। गोताखोर को इतनी पीड़ा होती है, कभी कभी तो गोताखोर की मौत भी हो जाती है। इस बीमारी को केसन रोग बोलते हैं। क्या कहलाता है ये, केसन रोग। तो पुराने समय में कोई विकल्प नहीं था कि ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का उपयोग करें, है ना, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन ज़्यादा है तो अपन लोग भी वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस लेते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में नहीं घुलती, क्योंकि वायुमंडल दाब कैसा होता है, कम। लेकिन जब पानी में गहराई में जाते हैं तो वही नाइट्रोजन गैस हमारे रक्त में घुलना शुरू हो जाती है। तो इससे प्रॉब्लम होती है, पूरी स्किन में से, टिश्यू में से वो बबल्स के रूप में बाहर निकलती है। और नाइट्रोजन का आपको मालूम अणुभारी बहुत ज़्यादा होता है, 28 ग्राम। तो ये थोड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े आकार के अणु, जब त्वचा से बाहर निकलते हैं तो पीड़ा होती है। तो क्या किया जाता था पुराने समय में कि जहाज पे जहाँ गोताखोरी करने जा रहा है तो जहाज पे जब गोताखोर आता था तो एक बड़ा रूम होता था, उस रूम को बोलते थे कंप्रेसर रूम, ठीक है। उस कंप्रेसर रूम में गोताखोर को पकड़ के अंदर बंद कर देते थे और गेट लगा देते थे। वो कंप्रेसर रूम कैसा था, एयर टाइट, और बाहर से उसमें हवा भरते थे अंदाज से कि गोताखोर कितनी गहराई में गया तो वहां पर गहराई में कितना दाब होगा, उतना ही दाब कंप्रेसर रूम में रख दिया जाता था, गोताखोर को बिठाया जाता था। फिर धीरे धीरे दाब को कम किया जाता था ताकि धीरे धीरे नाइट्रोजन गैस त्वचा में से बाहर निकले। इस पूरी प्रक्रिया में कई बार तो 6-6, 7-7 घंटे लगते थे। तो अगर कोई गोताखोरी करने के लिए समुद्र में गया तो आप ये समझ लें कि 1-1.5 दिन या 2 दिन तक लग जाएंगे उसको, है ना, नॉर्मल होने में, और इसके बाद भी उसका ट्रीटमेंट होता था। तो इस निजात, मतलब इस समस्या का निजात एक ही बात में मिला कि अब वर्तमान समय में O2 और N2 के मिश्रण की जगह N2 का उपयोग नहीं करते, O2 प्लस He हीलियम का उपयोग करते, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों है, एक तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास माने अणुभार, N2 का अणुभार होता है, एक N का होता है 14 ग्राम, तो N2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम, 2 N है। और हीलियम का बहुत ही कम होता है 4 ग्राम। तो और हीलियम आकार में छोटा भी होता है, और हीलियम आपने पढ़ी होगी अक्रियाशील गैस है ना।
और ये उच्च दाब पर रक्त में कम विलेय होती है। तो अब आज के समय में मॉडर्न टाइम में जो गोताखोर होते हैं माने सी डाइवर होते हैं वो O2 और HE के मिश्रण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं इसका कारण है कि हीलियम उच्च दाब पर भी हीलियम की विलेयता कम होती है, रक्त में कम घुलती है, घुलती तो है कम घुलती है, और अगर घुल भी जाए वो गोताखोर समुद्र से बाहर आ गया तो दाब क्या हो जाएगा, कम, जिससे हीलियम स्किन में से बाहर निकलेगी तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि इसका जो परमाणु है वो आकार छोटा है और इसका अणुभार भी कैसा है, कम। तो गोताखोर को कोई समस्या पैदा नहीं होगी। तो आपको ये लिखना है कि गोताखोर गहरे समुद्र में पुराने समय में ऑक्सीजन तथा N2 के मिश्रण का, ये क्वेश्चन आता था कि गोताखोर गहरे समुद्र में ऑक्सीजन तथा N2 के स्थान पर O2 प्लस He के मिश्रण का उपयोग करते हैं, क्यों? तो इसका आंसर आप सीधा सीधा बना के लिख सकते हैं कि N2 उच्च दाब पर रक्त में अधिक विलेय होती है। जब गोताखोर समुद्र में गहराई में जाता है तो नाइट्रोजन गैस रक्त में घुल जाती है, और जब वो बाहर आता है तो दाब कम होने से नाइट्रोजन की विलेयता कम हो जाती है, जिससे त्वचा में से नाइट्रोजन बबल्स के रूप में, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे अत्यधिक पीड़ा होती है। इस बीमारी को कैंसर लोग बोलते हैं, और कई बार तो गोताखोर की मौत भी हो जाती है। इसलिए अब आधुनिक समय में O2 N2 की जगह O2 He के मिश्रण का उपयोग करते हैं। हीलियम का जो साइज होता है वो छोटा होता है, अणुभार भी, परमाणु भार भी कैसा होता है, बहुत कम। यह इसकी विलेयता भी रक्त में कैसी होती है, उच्च दाब पर बहुत कम होती है। तो जब गोताखोर बाहर आता है तो उसकी शरीर को पीड़ा नहीं होती। तो ये आपको ये क्वेश्चन आगे ही मिलेगा, वो आगे आपने पढ़ेंगे आप हीलियम गैस का अनुप्रयोग, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। तो MP बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आया है ना, या तो बिलियन में से आ जाता है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आ जाता। फिर है नेक्स्ट जलीय जीवन। तो जलीय जीवन का मतलब है एक्वेटर लाइफ। एक्वेटर लाइफ माने आप जानते हैं मछलियां होती हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, और उस घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग, उनमें लंग्स तो होती नहीं, उनमें होती हैं गिल्स, जिनको आप पढ़ा होगा गलफड़े, है ना। तो मुँह खोल के हमेशा मछलियां चलती हैं, तो मुँह में से पानी की धारा अंदर जाती है और फिन्स, बगल के फिन्स में से निकलना बाहर निकलती जाती है, जिससे मछलियां आगे की ओर बढ़ जाती हैं। और गिल्स में कुछ सेल होती हैं, उन सेल में से क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता रहता है, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल हैं माने जलीय प्राणी हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। तो अब पानी में ऑक्सीजन क्यों घुली है, बात यह है। तो पानी में ऑक्सीजन इसलिए घुली है कि मान लो ये तालाब है, तो इस तालाब में पानी भरा है, तो ऊपर से वायु माने एयर एक दाब लगा रही है, उस दाब का मान है 1 वायुमंडल। तो 1 वायुमंडल दाब पर ऑक्सीजन गैस पानी में घुल जाती है। तो आप जानते भी हैं अगर ऊंचाई में जाते हैं तो वायुमंडल दाब बढ़ जाता है, ऊंचाई में जाते हैं तो वायुमंडल दाब कम हो जाता है। तो बेटा यदि आप बहुत हाई एल्टी पे जाएंगे ऊंचाई पे, जैसे हिमालय पर्वत है, वहाँ झरने वगैरह मिलेंगे आपको, तो वहाँ पर आपको पानी में मछलियाँ नहीं मिलेंगी। उसका कारण एक है कि ऊंचाई पर वायुमंडल दाब कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन पानी में घुलती ही नहीं है ना। तो ऐसे तालाब झरनों में आपको एक्वेटिक लाइफ नहीं मिलेगी, है ना, वहाँ पर जीवन नहीं होगा। लेकिन जो निचाई पर तालाब झरने हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में मछलियां आपको मिलेंगी, क्योंकि 1 वायुमंडल पर घुली हुई ऑक्सीजन का वो उपयोग करती रहती हैं। फिर है ऊंचाई पर जाने पर, तो कई लोग जब ऊंचाई पर जाते हैं तो उनको मेंटल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। एक तो वो अपनी मेमोरी खो देते हैं, है ना, और उनमें इल्यूजन्स माने भ्रम की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता? तो जब ऊंचाई पे हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल दाब कम हो जाता है, और वायुमंडल दाब कम होने के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि दाब कम हो गया। निचाई पर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती, ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम मात्रा में होती। तो जिससे क्या होता, जो फेफड़े होते, फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन माने सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे हमारे रक्त में भी कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचती है। जिससे क्या होता है, इंसान की सांस तेज तेज चलना शुरू हो जाती है, फूलने लगती है, और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से ब्रेन को भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिससे व्यक्ति को भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति जो है वो मेमोरी भी खो देता है, अपनी मेमोरी उसकी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ऊंचाई पर जाने पर इसलिए इंसान की तबीयत गड़बड़ हो जाएगी। आपको ध्यान देना है कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल दाब कम होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती, और जिससे क्या होता है कि जो है अपना मस्तिष्क है, मस्तिष्क को भी सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती, जिससे इंसान को मेमोरी में लॉस होने लगता है, मेमोरी माने याददाश्त जाने लगती है ना, और तरह तरह के भ्रामक विचार पैदा होते हैं, डरने लगता है इंसान, है ना। भ्रामक स्थितियां हमको बोलते हैं इल्यूजन्स माने भ्रम की स्थितियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब
हो गए हेनरी के नियम, हमने काफ़ी डिटेल में बता दी हैं आपको। यदि 3 नंबर में क्वेश्चन आता है या फिर हेनरी के नियम के केवल अनुप्रयोग आते हैं तो हेडिंग में आप 1-2 लाइन लिख दें, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन हमने आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, है ना।